नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम प्रबोध। इस कार्यक्रम के जरिए हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं देश की प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से। हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं उन व्यक्तियों से, उन हस्तियों से जो समाज और शासन को दिशा और निर्देश देते हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियत हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव जी, जिनके पास जिम्मेदारी है नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग की। हम जानेंगे कि सोलर ऊर्जा का वो कैसे कैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने विभाग को किस मुकाम तक पहुंचाया है और विभाग की क्या दायित्व और जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी हम उनसे बातें करेंगे, किस तरह से हम और आप मिलकर इस विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। करेंगे चर्चा मनु श्रीवास्तव जी से। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मुझे याद है सर कि 2015-16 में जब आप भोपाल आए थे, केंद्र से आप शायद यहाँ आए थे और ऊर्जा विकास को आपने संभाला था। और वो ऊर्जा विकास, जब वो सोलर कुकर की बात होती थी, सोलर लाइट्स की बात होती थी, और फिर जब आप आए उसके बाद से शुरुआत हुई थी, सोलर पंप की भी शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे करते अब तो किलोवाट से अब अपन मेगावाट पर आ गए। और इसी बीच में आपका केंद्र में भी योगदान रहा, राज्य में भी अलग अलग विभागों में रहा। तो क्या ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेन्योर और सबसे ज़्यादा पसंदीदा विभाग आपका ऊर्जा रहा है? मैं दरअसल कह सकता हूँ कि मैं शायद पहले से तैयारी कर रहा था इसकी। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है दिल्ली IIT से, और मैंने बीटेक और एमटेक उसमें किया। और मैं एनर्जी के लगभग सब आयाम का देखने का मौका मिला मुझे। मैंने भारत सरकार में नेचुरल गैस का काम देखा, फिर मैंने जो यहाँ पे मध्य प्रदेश एनर्जी सेक्टर में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी है, जबलपुर में बेस्ड है, 12 से 15 वहाँ पे मैं पहला MD था उसका। उसके बाद मैं लगभग लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जो ब्रीफ मैसेज है उसमें आया। पहले बात ये की जाती थी कि रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल रही है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो तब से दो बातें ज़रूरी हुई हैं इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अब किसी को साइंटिफिक डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या नतीजा है। और दूसरे, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में नवकरणीय ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग या अपने पर्यावरण के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो आज की तारीख में जो हमारी परंपरागत ऊर्जा है उससे कहीं ज़्यादा सस्ती हो गई। और ये श्रेय हम लोगों को है, मध्य प्रदेश में हम लोगों का सौभाग्य है कि जो पहला प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का जिसने रिन्यूएबल एनर्जी की कीमतें कोयले की बिजली से कम की, वो सेटअप करने का सौभाग्य हम मध्य प्रदेश का रहा है। मुझे याद है 2017 में उस समय कोयले की कीमत करीबन 4.5 रुपये थी, जो अब और बढ़ गई है। तो जो बिजली का बिल आप लोग अपने घर पे देते हैं वो आमतौर पे 6, 7, 8 रुपये पर यूनिट के रेंज में होता है। उससे आपको दिमाग में बात आ सकती है। तो 2017 में कोयले से पैदा होने वाली बिजली का रेट 4.5 रुपये पर यूनिट था, और भारत सरकार की कंपनियां 4.5 रुपये की सोलर एनर्जी लेने के लिए सब्सिडी दिया करती थी, और ये कहती थी कि जो सबसे कम सब्सिडी लेगा उससे हम बिजली लेंगे 4.5 रुपये की। तो उस समय हम लोगों ने 750 मेगावाट का रीवा प्रोजेक्ट सेटअप किया था, और उसमें हमें 3 रुपये से कम की बिजली मिली थी। तो मुझे याद है जब मैंने सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ोन किया बताने के लिए, हमारी बिडिंग 36 घंटे चली थी। सुबह शुरू हुई थी 9 बजे, पूरे दिन चली, रात तक चली। हमारा कोई कंट्रोल नहीं था बिडिंग के ऊपर, जब तक उसका रेट नीचे आता जा रहे थे। अगले दिन सुबह से चली, शाम को 7 बजे जाके ख़त्म हुई थी। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मनु यू हैव मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि उनको एक तरह से एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्यों भारत सरकार की कंपनियां 4.5 रुपये की बिजली लेने के लिए पैसा दे रही थी। और यहीं पे एक मध्य प्रदेश का एक नया संगठन था, रम्स, हम लोगों ने सेटअप किया था। कोई उसका फुल टाइम ऑफिस नहीं था, परमानेंट स्टाफ नहीं था। उसके बावजूद हमारा पहला प्रोजेक्ट में हमें बिना सब्सिडी के 3 रुपये की से कम की बिजली मिली। हमें ये भी फ़क्र है कि वो प्रोजेक्ट समय पर आया, 2019 में आ गया था। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसका इनॉग्रेशन किया। उस प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो को बिजली मिलती है,
और दिल्ली मेट्रो अपने दिन के टाइम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका 65% बिजली उनके रीवा के इस प्रोजेक्ट से आती है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोजेक्ट था वो उससे भी बड़े साइज़ का था, 1500 मेगावाट का था। और मैं आपको अंदाज़ बताना चाहूँगा कि 1500 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट होता है वो समझ लीजिए करीब करीब 3000 हेक्टेयर पे होता है। तो आप समझे 30 स्क्वायर किलोमीटर पे पूरा एक गांव, 30 कई गांव हो गए उसमें, कई गांव हो गए। 30 स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब आप मोटे तौर पे अगर आप बात करें 6 तो बाई 5 5 किलोमीटर, 5 बाई 6 5 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं। अगले प्रोजेक्ट में हम लोग भारतीय रेलवे को बिजली दे रहे हैं और उसमें हमारा जो लोएस्ट रेट आया ₹2.14 आया। उसके अलावा जो देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने सेटअप किया है, वो ओंकारेश्वर में है, करीब करीब 275 मेगावाट का है। आज की तारीख में स्थिति ये है, सोलर की कीमतें कम होती जा रही हैं और कोयले से पैदा होने वाली बिजली की रेट बढ़ता जा रहा है। तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि हमें सोलर से प्राप्त होने वाली बिजली अभी कुछ दिन पहले ₹2.14 की मिली, जो कि 25 साल के लिए फिक्स्ड रेट है। और कोयले की जो बिजली है वो ₹6 पर यूनिट है और वो हर साल जैसे कोयला महंगा होता जाएगा, कोयले का परिवहन महंगा होता जाएगा, उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो ये स्थिति ये है, अपने यहाँ कांस्टेंट रहेगी है। ये कांस्टेंट रहेगा और सोलर। उसके बाद हो सकता है कि सोलर के जो सेल के हैं वो उनकी कॉस्ट और कम हो तो आने वाले समय बनती में जा और रही है, तो उस हिसाब से जी। और कॉस्ट हो जाएगी। पर हम लोग इस सवाल का जवाब देना चाह रहे थे कि सूरज डूबने के बाद क्या होगा। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जो सोलर अवधि के बाद 4 घंटे में स्टोरेज की बिजली उपलब्ध कराता है। अच्छा। और उसकी कीमत भी ₹2.70 आई। तो सर ये जो ₹2.70 तो अभी आएगी लगाने के बाद, लेकिन जब अगर अपन उसकी बैटरीज वगैरह जब चेंज करेंगे, क्योंकि बैटरी की अपनी शेल लाइफ है। ये प्रोजेक्ट 25 साल का है। सोलर पैनल की देखभाल करना, सफाई करना, बदलना, बैटरी को देखभाल करना, उसको बदलना, इस तरह की सारी चीज़ जिम्मेदारी डेवलपर की है। और अगले 25 साल तक वो ₹2.70 पे सोलर अवधि में 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह हमें बिजली देंगे। तो इससे उत्साहित होके हम लोगों ने निर्णय किया कि हम और लंबी अवधि के सोलर के प्रोजेक्ट लगाएंगे। और मुख्यमंत्री महोदय ने डावोस में जो कार्यक्रम हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें अनाउंस किया कि हम ऐसा प्रोजेक्ट लगाएंगे जिससे हमें नवकरणीय ऊर्जा आधारित, जिससे हमें 24 घंटे बिजली मिले। मतलब सोलर दिन में रहेगी और सोलर बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि शाम की अवधि, रात की अवधि के लिए बैटरी को चार्ज करेगा और फिर जो सोलर और बैटरी से 24 घंटे आपको एक लेवल बिजली मिलेगी। और अगर उसका रेट कोयले की बिजली के रेट से कम आ गया, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम ये स्थापित कर सकेंगे कि नवकरणीय ऊर्जा एक इकोनॉमिकली वायबल रूप से 24 घंटे बिजली देती है। सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट में जो एनवायरनमेंट का जहाँ चक्कर होता है, जहाँ पे खंबे नहीं लग पाते, लाइटें नहीं पहुँच पाती, अगर वहाँ पे अगर सोलर से लेके स्टोर करके अगर आप ग्रामवासियों को देंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि गाँव में और सुदूर क्षेत्रों में, बट उससे ज़रूरी है कि जिन घरों में हमारे दर्शक टीवी देख रहे हैं, उन घरों की बिजली, जिन ऑफिसेज में वो काम करते हैं, जिनके स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिन मॉल में वो शॉपिंग करने जाते हैं, जिन अस्पतालों में जाते हैं, जिन सिनेमा हॉल में जाते हैं, उस सब की बिजली अगर हम कोयले पे आधारित बिजली से सस्ते रेट पे, अगर हम नवकरणीय और स्टोरेज के आधार पे 24 घंटे दे सकते हैं, तब हम एक बहुत ही कारगर विकल्प के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं कि नवकरणीय ऊर्जा एक स्थापित टेक्नोलॉजी है जो 24 घंटे हमें एश्योर्ड बिजली दे सकती है। सर एक आपका बड़ा चर्चित मॉडल है रेस्को वाला, वो क्या है सर, थोड़ा उसके बारे में। हमारे जितने भी मैंने तरह के प्रोजेक्ट लगाए हैं, उनके पीछे सिद्धांत सबके पीछे एक ही है। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में हमने सरकार से आज तक कभी कोई खास बजट नहीं लिया है। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है। हम उस प्राइवेट पार्टी का चयन करते हैं जो कि न्यूनतम रेट पे बिजली देता है। तो मैं जो फॉर्मूला है, जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो फॉर्मूला मैं अक्सर मैं कहता हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बचत, एंड मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो। हमारे किसी प्रोजेक्ट में सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। हम वो रेट से बिजली लाते हैं जो कि जो स्थापित बिजली का रेट है उससे कहीं कम है, और हम नेट जीरो की ओर जा रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट को आप उठा लें, जैसे रीवा है, रीवा प्रोजेक्ट में सरकार का या मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश की डिस्कॉम्स का, दिल्ली मेट्रो का, किसी का कोई पैसा नहीं लगा है। अगला प्रोजेक्ट हमारा आगर शाजापुर नीमच का था,
1500 मेगावाट का, उसमें मध्य प्रदेश बिजली ले रहा है और भारतीय रेल बिजली ले रहा है। ना मध्य प्रदेश सरकार का पैसा लगा, ना मध्य प्रदेश की डिस्कॉम्स का, ना भारतीय रेल का। वही सिद्धांत हमारे रेस्को का है। रेस्को में हमारे पीछे सिद्धांत ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई अस्पताल है, करीब 7 मेडिकल कॉलेज में प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। खंडवा, रीवा, सागर, विदिशा, दतिया, ग्वालियर, एक और को है। तो उनमें सब में ना मेडिकल कॉलेजों ने एक पैसा लगाया है और ना मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सरकार के किसी अंग ने एक भी पैसा नहीं लगाया। और जो बिजली है वो जो पैदा हो रही है वो खरीद रहे हैं, और बिजली का रेट वो जो प्रिवेलिंग रेट है डिस्कॉम को उससे कहीं कम है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बचत हो रही है। जहां डिस्कॉम की बिजली आपको 6 रुपए की मिलती है, ये बिजली आपको 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 जो भी रेट है उसकी मिलेगी। इसका सर फिक्स फ्लैट रेट रहता है या ये भी इसमें कंजम्पशन के हिसाब से जैसा नहीं, प्रति यूनिट का रेट तय होगा, टेंडर में तय होगा वो। पर वो हम लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। हम लोगों ने रेस्को में एक इंक्रीजिंग रेट रखा है, थोड़ा सा 2%, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डिस्कॉम का रेट भी आमतौर पर बढ़ता है। जैसा मुरैना का रेट है वो फिक्स्ड है, जो टेंडर में जैसा तय किया जाए। पर मोटे तौर पर जो भी चीज़ें हमारी टेंडर में हम लोग पहले तय कर देते हैं। और हमारी खास बात है टेंडरों में कि हम लोग बहुत ही स्पष्ट शर्तें रखते हैं, और इसीलिए हमारे टेंडर में बहुत ही व्यापक भागीदारी होती है। जैसे रीवा का टेंडर था, उसमें 20 लोगों ने कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। अभी मुरैना का टेंडर जो हमने किया 2.70 में रेट आया, उसमें 16 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। अभी हम लोगों ने बड़ा दिलचस्प टेंडर किया है, उसमें हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए हैं, 3 मेगावाट से 12 मेगावाट के, पूरे राज्य में करीबन 450 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि उसमें कितने बिडर्स ने हिस्सा लिया। आमतौर पे सरकारी बिडें होती हैं, उसमें 3, 4, 5 कंपनी बिड करती हैं। हमारी बिड में ज़्यादा करती हैं, जैसे मैंने बताया रीवा में 20 की, मुरैना में 16 की। पर इसमें किसानों ने पार्टिसिपेट किया, व्यापारियों ने किया, छोटी कंपनियों ने किया, बड़ी कंपनियों ने किया। कुल इसमें करीबन 550 लोगों ने बिड भरा। एक और जो हमें रेट आया वो आया, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही कम रेट है, 2.40 रुपये से 2.85 रुपये के बीच का रेट है। और पूरे देश में सबसे कम रेट है। और हमारे जो कम रेट हैं उनको न सिर्फ भारत सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, बल्कि ग्लोबली ये माना गया। से मुझे फरवरी में इंडोनेशिया बुलाया गया था शेयर करने के लिए कि हम कैसे इतने कम रेट प्राप्त कर पाते हैं। तो ये ग्लोबली बहुत खबर छपी। मध्य प्रदेश में शायद इतनी चर्चा नहीं हुई, पर ग्लोबली बहुत खबर छपी कि मध्य प्रदेश में सोलर और 4 घंटे स्टोरेज का 3 US सेंट से मिला। तो ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के ध्यान में खबर आई, तो उन्होंने खास तौर पे हम लोग को से रिक्वेस्ट किया, और फिर हम लोगों ने इंडोनेशिया में जाके शेयर किया। जो मुरैना का हमारा रेट आया था, उसका उसी महीने, अगले महीने वर्ल्ड बैंक ने मुझे आमंत्रित किया था शेयर करने के लिए कि इतने कम रेट्स कैसे प्राप्त होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही व्यापक भागीदारी भी रही है मध्य प्रदेश में, और हम लोग को सफलता मिली है कम रेट्स प्राप्त करने में। तो सर कम रेट की वजह से जो सफलता मिली, जो इसका लाभ ले रहे हैं वो अपनी जगह है, और जो इस भागीदारी में और बिड के थ्रू आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सर किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है कि 2.85 रुपये में आपको वो बिजली देंगे, और वो उनको खुद जब जनरेट करेंगे तो उनके जनरेशन रेट क्या आता होगा, जिससे कि बाकी लोग भी इससे हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो अब लाभ की ही स्थिति होगी। अगर 550 लोग बिड कर रहे हैं, कंपटीशन में रेट दे रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलें कि लाभ की स्थिति होगी। बट क्यों ये दे पाते हैं, मैं बड़ा शॉर्ट सिद्धांत आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बिड्स में हम बिडर्स की जो अनिश्चितताएं हैं, जो रिस्क हैं, वो हम कोशिश करते हैं कम करने की। मेरा ये अनुभव ये रहा है कि एक बिड में या परियोजना में जो भी रिस्क होता है, अगर उस रिस्क को आप डेवलपर को या जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसके खेमे में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो रिस्क को प्राइस में लोड कर देता है और आपको महंगी प्राइस पे वो चीज़ देता है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, जो जोखिम हैं, जो रिस्क हैं, अगर वो आपने कम कर दिए, तो फिर आपको डेवलपर जो हैं कम रेट पे वो चीज़ देने को तैयार। मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि उत्साहित होकर जो डेवलपर हैं वो आपके साथ जुड़ तो गए हैं, लेकिन ड्यू कोर्स में 2 साल 3 साल बाद उनको लगे कि साहब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा हो, मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है, ऐसी स्थिति तो नहीं अभी आएगी? तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। जैसे रीवा में मैंने आप सबसे पहले बताया, सारे प्रोजेक्ट 2017 में बिडिंग हुई थी और 2018 में उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था, 19 में कंप्लीट हो गया था। तब से अब करीबन 8-9 साल हो चुके हैं, सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
जो 1500 मेगावाट के हमारे प्रोजेक्ट लगे वो भी सारे के सारे शुरुआत उनकी हो चुकी है। तो अभी तक ऐसा अनुभव तो नहीं रहा है। तो सर हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को चालू रखेंगे। Mahua House. यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांतिप्रिय जगह। हम जो भागदौड़ के बाद यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आए तो एक दिन में ही हमें मतलब काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील हुआ। नाश्ता बहुत डिलीशियस था, गेम्स बहुत अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम, रैंप वॉक, डांसिंग, स्विमिंग, रेन डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टनर सुबह आते हैं। हम लोग ने पहले क्रिकेट के मैचेस खेले, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, तो इसके अलावा स्विमिंग पूल में थोड़ा मस्ती करी हम लोग। बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये नेचर से बहुत इंटीग्रेटेड प्लेस है और यहाँ पे ट्रीज़ हैं। मतलब आप यदि पीस ऑफ माइंड के लिए आना चाहो तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ एन्जॉयमेंट वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। भरपूर एंजॉय किया अपनी छुट्टी का और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। सॉन्ग्स, डीजे, इन सब का एंजॉय किया। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। बेहतरीन पिकनिक के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो नहीं सकता है। यहाँ मतलब सुंदरता जो है ना देखने लायक है। महुए के पेड़, कुछ सागौन के पेड़, इनके बीच में जंगल का सही आनंद। साथ में बच्चे लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ है, हर पेड़ के लिए एक झूला, टेंट हाउस और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है कि बच्चों को अलग से देखना नहीं पड़ेगा और आपका सिक्योरिटी पर्पस से भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो नेचुरल फीलिंग आ रही है, रिजॉर्ट में, जंगल में रहने की जो फीलिंग आ रही है वो एग्जैक्ट यहाँ पे हमें फील हुई है। काफ़ी दूर से आए। महुआ हाउस के बारे में हमारे दोस्तों ने जब प्लानिंग की, हम सोचे नहीं थे कि ये इतना अच्छा होगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो मतलब पूरा यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, शाम को भी ऐसा बिल्कुल शांति, ऐसा लगा कि हम कहाँ अपने गांव में, अपने घर में हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और आए, हम 2-3 दिन का प्लान बनाएं और यहाँ अच्छे से एंजॉय करें। तो हम तो कई लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आइए और महुआ हाउस को आप एंजॉय करके जाइए। शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, अगली बार कभी आएंगे तो 2 या 3 दिन का प्लान बनाएं। यहाँ आके वाकई में ऐसा लगा कि वाकई में हम महुआ हाउस में आए। सर ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। आपने सोलर पंप दिए, गांव में पहुंचे हैं, खेतों में पहुंचे हैं, लेकिन उस सोलर पंप की एक अपनी लिमिटेशन है कि जब सूरज रहेगा तो शाम को 6 या 7 बजे तक रहेगा। तो उसमें अगर ये स्टोरेज वाला भी अगर पार्ट ऐड हो जाए वो ज़्यादा वाइबिलिटी आएगी और ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। मतलब क्या ये पॉसिबल है? महंगा मतलब हो सकता है पर थोड़ा महंगा होगा। बट मैं ये कहूँगा कि जो दिन के टाइम जितना सूरज रहता है वो अगर आप सिंचाई जो है करें सुबह जब सूरज उगता है तब से सूरज डूबता है तो पर्याप्त रहता है। क्योंकि आमतौर पे जब हम डिस्कॉम से बिजली देते हैं तब भी आमतौर पे कुछ घंटे दिन में मिलती है, कुछ घंटे रात में मिलती है। इसमें फ़ायदा ये है कि किसान को तब बिजली मिलती है जब वो चाहता है, तब मिल सकती है। और आमतौर पे दिन के समय बिजली मध्य प्रदेश में पर्याप्त रहती है क्योंकि हमारे यहाँ कोहरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसके कारण से पर्याप्त रहता है और बहुत उत्साह है। और हमारी जो राज्य सरकार है वो इस तरह से कुछ हम लोगों ने योजना को लागू किया है कि मात्र 10% पैसा किसान देना पड़ता है और रिमेनिंग पैसा राज्य सरकार और भारत सरकार मिल के देते हैं। भविष्य में किसानों की तो अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशन रहती हैं, तो ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाला ये क्या अर्बन एरिया में घरों में भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसपे आप भविष्य में कोई? बिल्कुल वायबल है आज की तारीख में जी। उसका कारण ये है कि जो आज की तारीख में हमारे डिस्कॉम्स का जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है
वो ये है कि आपका पीक पीरियड में टैरिफ जो है वो सोलर पीरियड से करीब 40% ज़्यादा है। जो बेस टैरिफ है सोलर पीरियड से 20% कम हो जाता है और पीक पीरियड में उससे 20% बढ़ जाता है। तो दोनों का पीक आवर्स कौन से कहलाते हैं? पीक आवर्स जो हैं वो हैं शाम को 5 बजे से 10 बजे और सुबह 6 बजे से 9 बजे। और अक्सर आपने देखा होगा कि घर में ज़्यादा कंजम्पशन तब होता है। भाई आप अक्सर लोग ऑफिस से अपने वापस आते हैं, अपना लोग डिनर वगैरह करते हैं, उस समय टीवी देखते हैं, एसी उस समय काफ़ी चलता है, तो उसीलिए उसको पीक पीरियड कहा गया है क्योंकि उसमें कंजम्पशन ज़्यादा रहता है और उसीलिए उसका टाइम टैरिफ ज़्यादा है। तो आज की तारीख में बड़ा अच्छा मॉडल हो सकता है कि लोग अपना सोलर पैनल लगाएं और उसमें साथ में बैटरी लगाएं, जिससे कि जो अपना पीक पीरियड है उसके समय बैटरी को डिस्चार्ज किया जाए। ये एक कारगर विकल्प हो सकता है जिस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाला है, अगर अपन बल्क में कर रहे हैं पीपीटी मॉडल में, तो ऐसा कहीं आपके पास कोई ऑप्शन या कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लोग आपके साथ जुड़कर अलग अलग जगहों पर रूरल एरिया में या कहीं अर्बन एरिया में कर सकें, या आप खुद कर रहे हो? अरे अभी हम लोगों ने स्टोरेज का दरअसल बड़े प्रोजेक्ट ही किए हैं जो मैंने आपसे बताया मुरैना का है, बट ये आप बिल्कुल एक अच्छी आपकी राय है कि हमें छोटी जगहों पे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और हम उस पर काम कर भी रहे हैं। क्योंकि हम ये महसूस करते हैं सर कि जैसे भोपाल के पास में ही जैसे अभी महुआ हाउस है, तो वहाँ पे सर आए दिन कभी लाइट कट रही है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, कभी वोल्टेज कम हो रहा है। तो अगर ऐसे रूरल एरिया में लगाएं, क्योंकि वहाँ पे लाइट की आने जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत वो रहती है। और एक और बताना चाहूँगा, हम लोगों ने कुछ अभी एक नया एक इनोवेशन किया है जिसमें कि जो मैनेट है भोपाल में उसकी तरफ से हुआ है, जिसमें ये है कि अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वैसे आपने वोल्टेज का जिक्र किया, ये एक बड़ी व्यापक समस्या है, खासतौर पे अपने थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरों में भी है, बड़े शहरों में भी है जहाँ हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है, एकदम से वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है। और मैं कहूँगा कि लो वोल्टेज से ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हाई वोल्टेज से आपका एसी खराब हो सकता है, फ्रिज खराब हो सकता है, वगैरह वगैरह तमाम इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया, तो हम एनआईटी ने एक कुछ काम किया है तो जिसमें ये चीज़ उभर के आई है कि अब आप उससे आप अपने वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना सिर्फ दिन में है बल्कि रात में भी संभव है कि जो आपका सोलर का जो इन्वर्टर होता है उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वह आपके घर, कैसे आपका महुआ हाउस का आपने बात की है, तो वहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकेगा न सिर्फ दिन में बल्कि रात में। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर से कुछ अलग है, कुछ नई टेक्नोलॉजी दूसरी तरह, मतलब ये एक तरह से वही इन्वर्टर है जो सोलर में हमेशा से रहा है, बट इसका एक स्मार्ट इस्तेमाल है जो हमारे मैनेट ने इसको ईजाद किया है, जिसमें हम लोग अब काम कर रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं सर ये जो सोलर पंप चल रहे हैं? क्योंकि आपके पास लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है, बहुत लोग वेटिंग में हैं, तो कब तक हमें इसको और आगे तेजी करने की जरूरत है। हम भारत सरकार के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं कि जो उनका नेक्स्ट टारगेट मिलता है, बट हम लोग खुद बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि सोलर पंप से किसानों को सीधा फायदा होता है और हमारे जो डिस्कॉम हैं उनको भी के लिए भी अच्छा है, हमारे जो राज्य सरकार के जो सब्सिडी का बर्डन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, तो हर तरह से अच्छा है। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं सोलर पंप के व्यापक इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सर अब आपका एक बड़ा महती प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया तरह का प्रोजेक्ट है गांधी सागर पे, वहाँ पे तो शायद हाइडल प्रोजेक्ट भी है ना, और उसी में आप अपना सोलर का भी आ रहा है, तो ड्यूअल पर्पस से होने वाला है। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। पंप स्टोरेज जो है सिर्फ 2 ही हैं जो नए अभी बन रहे हैं, एक आंध्र प्रदेश में है और दूसरा मध्य प्रदेश में है, नीमच में। तो ये बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट है। इसके पीछे जो मतलब जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आजकल दिन में सोलर बिजली काफ़ी मात्रा में अपने पास रहती है, बिजली सस्ती है। उस समय आप बिजली का इस्तेमाल करके, वहाँ एक डैम बना हुआ है, पानी है ऊपर, आप नीचे पानी है, तो आपने जब एक्सेस बिजली है तो आपने पानी को ऊपर पंप कर दिया, और जब आपके पास पानी ऊपर है और जब आपको शाम को रात में बिजली चाहिए, जब सूरज नहीं है, तो आपने पानी को छोड़ा और जब पानी ऊपर से नीचे गिरा तो उसमें आपने बिजली पैदा कर ली। तो ये एक तरह से स्टोरेज का तरीका है। तो स्टोरेज का जैसे बैटरी एक तरीका है कि आपने बैटरी में मुरैना में हम लोग बैटरी में स्टोर कर रहे हैं और उससे शाम को बिजली दे रहे हैं। ये उसी का एक और तरीका है, इसे पंप स्टोरेज कहते हैं कि आपने पंप के माध्यम से स्टोर किया। तो ये बैटरी और पंप स्टोरेज 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। क्या अपन कह सकते हैं कि अब पूरे देश में अपना जो प्रदेश है और आपके मार्गदर्शन में जो काम चल रहा है उसमें हम कुछ लीक से हट के चलने की कोशिश कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, कह सकते हैं? और जैसे अपने लीक से हटके करने का मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा डिफाइन करती है हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स रहे हैं। हमारे यहाँ कम रेट प्राप्त हुए हैं
उसके अलावा डिस्कॉम्स के अलावा बाकी कस्टमर्स को बिजली सप्लाई करना, जैसे हम लोगों ने मेट्रो को किया, इंडियन रेलवेज को किया, ये किसी और राज्य ने नहीं किया है। और हमारे यहाँ अनेक तरह से नए इनोवेशंस हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसमें कि बहुत ही इनोवेटिव काम हो रहा है। हम लोगों ने सरकार से पे बोझ नहीं बने हैं। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में बिना सरकार पे कोई इकोनॉमिक बर्डन डाले हुए कम रेट पे बिजली लाई है। तो मेरे ख्याल से हम सरकार का वो विभाग हैं जो सरकार पे बोझ नहीं बनता और सरकार के लिए सेविंग्स करता। अमूमन 52-53 विभाग में से सारे विभाग ऐसे हैं कि जो सरकार के ऊपर बोझ है, और आपने इंडिपेंडेंटली, अब मतलब हमारे केस में किसी अखबार में छपा भी था कि हमने बजट बहुत कम इस्तेमाल किया, तो हम तो उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह से लेते हैं कि हम लोग अपने बजट के लिए आश्रित नहीं रहते, और हम प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाते हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर खुद ही आगे आके इन्वेस्टमेंट करता है। सर शुरू से लेके आखिरी तक अभी हमने चर्चा की, आपने सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपने बताया। अब ऑब्वियस है कि जब इसके अचीवमेंट्स हुए हैं, कुछ आपने हासिल किया है, तो उसके आपको कुछ अवार्ड्स, इंडियन अवार्ड्स भी मिले हैं, कुछ बाहर भी आप गए। सर उनके बारे में बताएं कि किस अलग अलग करके कि इस चीज़ के लिए ये मिला था, इंडोनेशिया में मिला, इधर मिला, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एक तो जो हमारा रीवा प्रोजेक्ट है उसको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, उसमें इनोवेशंस के लिए। इस प्रोजेक्ट की केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करता है, अपने यहाँ के पढ़ाई में इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से इसकी केस स्टडी सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी वो भी इस्तेमाल करता है। फिर हमारा जो रूफटॉप प्रोजेक्ट है, जो रेस्को प्रोजेक्ट जिसकी आपने बात की, उसमें भी हमें देश में सबसे कम रेट्स प्राप्त हुए, और उसमें ADB ने केस स्टडी उसकी की है। इसके अलावा एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है भारत सरकार का, उसने 15 इनोवेशंस पहचाने, आइडेंटिफाई किए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्री में। उसमें से 2 हम लोग के नवकरणीय ऊर्जा के मध्य प्रदेश के हैं, एक रीवा प्रोजेक्ट है, एक रेस्को प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स को बाहर काफ़ी उसको रिकग्नाइज किया गया है, और हम लोग उसी दिशा में आगे भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, एक ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई, आपके अचीवमेंट्स की बात हुई। अब एक जो अर्बन और रूरल एरिया में जो आप और हम मध्यम वर्ग के लोग और निम्न लोग अपने घरों के छतों पर सोलर पैनल लगा के बिजली ले सकते हैं और बिजली सस्ता पैदा करके और आपको सरकार को दे सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कितनी उसके फायदे के बारे में? कि आपसे कि जो आपने कहा कि हम सरकार को दे सकते नहीं, सबसे पहले आप खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपके जो बिजली का रेट आपको सरकार दे रही है उससे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो मैं कहा कि आज की तारीख में जो नवकरणीय ऊर्जा का मैसेज ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से रोकना है, वो भी कर रहे हैं, परंतु उसका पहला जो उद्देश्य है या पहला जो आप चीज़ हासिल कर रहे हैं वो आप अपनी सेविंग कर रहे हैं। तो आपका खुद का प्रोजेक्ट लगाना जो है, आपको जो बिजली डिस्कॉम्स मिलेगी उससे कहीं सस्ता पड़ रहा है। तो अभी क्या स्थिति है सर कि अगर 3 किलोवाट का लेंगे तो उसके क्या चार्जेस होंगे, सरकार कितनी सब्सिडी देगी? उसका आज की तारीख में कीमत करीब 1.5 लाख पड़ेगा अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं, और उसमें सब्सिडी जो है करीब 76,000 करीब सब्सिडी है उसकी। तो उसमें करीब आधा, मतलब समझिए आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और आप अपना 2-3 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा जो आप सेविंग करेंगे उससे। तो बहुत ही लोग इसको कर रहे हैं, और बाकी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोग अपने घरों में सोलर रूफटॉप लगाएं और अपनी बचत करें। तो सर आपकी भी व्यस्तताएं रहती हैं, तो यहाँ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।